इसी समय हुआ क्या, राजा ये सोचने लगा इसी समय राजा यह सोचने लगा क्योंकि भारत की आजादी चली गई, भारत की जो 15 अगस्त 1947 का दिन था वो चला गया है। अब यहाँ पर राजा हरि सिंह ये सोचने लगा कि कहाँ जाया जाए, क्योंकि स्वतंत्र रहा नहीं जा सकता है। अगर स्वतंत्र रहूंगा तो दोनों राष्ट्र मुझे जिंदा रहने नहीं देंगे। तो इसके पास दो ऑप्शन थे, या तो भारत में जाया जाए या फिर पाकिस्तान में जाया जाए। अब ये सोचने लगा कि अगर मैं भारत में जाऊंगा तो भारत में पंडित नेहरू है, और पंडित नेहरू लोकतंत्र प्रेमी है, अर्थात यहाँ पर लोकतंत्र लाकर रहेगा। और अगर यहाँ पर लोकतंत्र आया तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन है वो लोकतंत्र कहलाता है। तो यहाँ पर मेरी राजशाही अर्थात मेरा शासन चल नहीं पाएगा, इसका मतलब मेरी गद्दी गई। पहला, यहाँ पर इसने सोचा कि अगर पाकिस्तान में जाऊंगा तो एक धर्म विशेष के साथ जुड़ा हुआ राष्ट्र है और मैं उस धर्म से अलग हूं, तो इसलिए यहाँ पर मुझे मेरी गद्दी पर ये रहने नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पर भी नहीं जा सकता। तो इनसे कोई भी पूछता था कि हरि सिंह जी क्या फैसला किया, तो कहते सोच रहे हैं, अभी फैसला करेंगे। ठीक है। उसी समय जिन्ना की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी कि कश्मीर कब हमें मिले। अच्छा, सपने में जिन्ना के हमेशा कश्मीर ही आता था, क्योंकि जिन्ना सोच के चलता था कि कश्मीर वैली में मुस्लिम बहुत के ज्यादा इलाके हैं, तो इस वजह से अगर जनमत संग्रह भी हो गया तो कैसे भी ना कैसे करके वे हमारे पास ही आएंगे। जिन्ना की एक खास बात थी कि वो जहाँ भी मुस्लिम बहुलक के इलाके हैं वहां पर जिन्ना ने हमेशा ट्राई किया है जाने की, कि ये मुस्लिम बहुलक के इलाके हैं तो हमको वहां पर जाना ही जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा जिन्ना सोच रहा था। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने सितंबर से जनवरी के बीच में आपको रखा है, इसी समय अक्टूबर आ गया। अभी तक हरि सिंह फैसला नहीं कर पाए कि हरि सिंह को भारत में मिलना है, पाकिस्तान में विलय होना है, या फिर हरि सिंह को स्वतंत्र रहना है। इस बात का निर्णय अभी तक अक्टूबर तक नहीं हो पाया। उधर जिन्ना की बेचैनी बढ़ रही थी तथा भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष बढ़ रहे थे। हालांकि अगर देखा जाए तो नेहरू इन कामों में सहज थे थोड़े, इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे होता रहेगा सब। लेकिन अगर जिन्ना को देखा जाए तो जिन्ना बिल्कुल बेचैन हालत में है, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, हमला कर दो। अब आप देखो इस सेंटेंस का मतलब। 20 अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं, 20 अक्टूबर 1947। यहां पर 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से एक बेहद बड़ी गलती हो गई। पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि भारत पर अटैक कर दिया जाए, लेकिन भारत पर सीधे सीधे सैन्य कार्रवाई करना इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब छोड़ के जाएगी यहाँ से, तो माउंटबेटन काफी होशियार आदमी थे। उन्होंने समझा कि ये दोनों देश आपस में धुर विरोधी हैं, एक दूसरे के पोल पर खड़े हुए हैं, सोच आपस में नहीं मिलती है। तो हमारे जैसे हम लोग जाएंगे तो ये विश्व की जो शांति है उसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे, अर्थात युद्ध करने की कोशिश करेंगे। इसलिए माउंटबेटन ने भारतीय सेना और पाकिस्तान की जो सेना थी उनकी जो आखिरी कमांड थी वो अंग्रेजी सैनिकों के हाथ में रखा था। अर्थात भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना के जो कमांडर इन चीफ थे वो भारतीय और पाकिस्तानी न होकर वे एक ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर सैन्य कार्रवाई अगर दूसरे पर हुई, एक दूसरे पर, तो ब्रिटिश कमांडर ही उनको आदेश दे पाएंगे, तभी वो कार्य होगा। जिन्ना के पास अब यहाँ पर ये रास्ता भी नहीं था कि अब हम क्या करें कि युद्ध हो जाए। तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, एक सेना तैयार करो, उस सेना पे ट्राइबल्स का कब्जा होना चाहिए, अर्थात कुछ कबीले के लोग लो, कुछ अपने सैनिकों को लो, उनको सैनिकों की वर्दी मत दो, उनको
सादे कपड़े दो, और वे हमला करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पर। उसे पाकिस्तान का हमला नहीं, युद्ध नहीं माना जाएगा, उसको बाह्य आक्रमण समझा जाएगा। अब जिन्होंने इसकी जितनी भी दावेदारी थी वो सब अकबर खां को दे दी, अर्थात इस कार्य का जो प्रमुख बनाया गया उसका नाम था अकबर खां। इस अकबर खां ने क्या काम किया, 20 अक्टूबर को ये वजीरिस्तान गया और वजीरिस्तान जाकर वहां पर इसने ट्राइबल की सेना इकट्ठा कर दी। उनको ट्रेनिंग पहले से चल रहा होगा। यहाँ पर एक ट्राइबल्स की सेना को इकट्ठा किया गया जिसको आप आजाद कश्मीर सेना कहते होंगे। लेकिन हाँ, इसमें प्रमुख ये था कि इसका प्रमुख किसको बनाया गया, तो अकबर खां को इसका प्रमुख बना दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हुआ कि 20 अक्टूबर को ये सेना को पूरे को तैयार किया गया और इसमें लगभग 10,000 सैनिक इकट्ठा हुए। इसमें से कुछ सैन्य थे, कुछ असैन्य लोग थे, अर्थात कुछ सेना से जुड़े हुए थे पहले से, और कुछ लोग लोकल बेस पर वहां से लिए गए थे वजीरिस्तान से। और अगर वजीरिस्तान और श्रीनगर की ओर देखा जाए तो इसमें काफी डिस्टेंस पड़ता है, लेकिन 20 अक्टूबर को ये अकबर खां के जो प्रमुख थे उन्होंने इस 10,000 की सेना को आदेश दिया कि आप श्रीनगर की ओर जाइए। अब ये सेना यहाँ से हटकर कहाँ की ओर जाने लगी है, तो ये सेना श्रीनगर की ओर जाने लगी है। अब ये बात पता चली हरि सिंह को, क्योंकि भैया प्रमुख है, राजा है, इनको तो सब कुछ संभालना पड़ेगा यहाँ पर। यही बात हरि सिंह को पता चली। अब हरि सिंह यहाँ पर अपनी सेना को लेकर पूरी तरह अस्वस्थ थे। हरि सिंह के एक ब्रिगेडियर थे जिनका नाम था राजेंद्र सिंह। ये ब्रिगेडियर हैं हरि सिंह की सेना में। हरि सिंह राजेंद्र सिंह को कहने लगे कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये जितनी भी सेना आ रही है चाहे इसकी डबल भी आ जाए हम लोग देख लेंगे, क्योंकि मेरी सेना काफी ताकतवर है, मैं खुद बड़ा ताकतवर हूं। लेकिन यहां पर अगर सेनाओं के हिसाब से देखा जाए तो शायद हरि सिंह जीत सकते थे, लेकिन एक पेच था, और वो पेच बता रहे हैं राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह हरि सिंह से कहते हुए कहते हैं कि गुस्ताखी माफ हजूर, लेकिन क्या आप जानते हो कि आपकी सेना में 50 से 60% मुस्लिम सैनिक हैं, और ये जो सेना आ रही है इसमें भी मुस्लिम सैनिक हैं, और जो ये सेना है ये एक राष्ट्र के द्वारा भेजी जा रही है जिसका आधार ही वो धर्म है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, अपनी सेना को और मजबूत कीजिए या फिर किसी की मदद लीजिए। इन्होंने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? तो राजेंद्र सिंह ने कहा कि अगर उन मुस्लिम सैनिकों को जो आपकी सेना में है, अगर उन मुस्लिम सैनिकों को कोई प्रलोभन दिया गया तो शायद वे आपकी सेना को छोड़कर उस सेना को ज्वाइन कर दें। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी सेना अच्छी है, ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा कर ही नहीं सकती है, वफादार है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा ही सही रहेगा। हरि सिंह ने इस बात को नहीं माना, दूरदर्शी नहीं है। ठीक है। अब जब इस बात को नहीं माना गया तो हरि सिंह ने कहा कि मैं युद्ध पे चलूंगा, आप लोग मेरे लिए बंदोबस्त कीजिए। तो राजेंद्र सिंह ने कहा कि ठीक है हजूर, आप लोग ऐसा कीजिए, आप यहाँ नहीं बल्कि जम्मू चले जाइए ताकि आपकी जान को खतरा ना हो, युद्ध का सारा निरीक्षण मैं करूंगा। तो अर्थात इस पूरे के पूरे वाक्यक्रम का जम्मू कश्मीर की तरफ से राजेंद्र सिंह को प्रमुख बना दिया गया। इधर से अकबर खां था और इधर से राजेंद्र सिंह थे। ठीक है, इनको यहाँ पर प्रमुख बना दिया गया। अब 2-3 दिन बाद ये सेना मुजफ्फराबाद पहुंच गई। ये जो ट्राइबल की सेना थी ये कहां पर आ गई? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में श्रीनगर में, मतलब मुजफ्फराबाद और श्रीनगर की अगर देखा जाए तो 150 किलोमीटर की दूरी है, बस 150 किलोमीटर। कहां पर है? तो इस समय अगर आप देखोगे तो पीओके जो है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। अब ये श्रीनगर की ओर जाने लगे थे, मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं।
यहाँ पर जैसे मुजफ्फराबाद पहुंचे तो उससे अगला जो रास्ता था इनका वो था उरी। उरी के ऊपर अभी अभी मूवी बनी है, और उरी और श्रीनगर की दूरी 100 किलोमीटर के आसपास तक रह जाती है बस। तो अर्थात ये ट्राइबल सेना मुजफ्फराबाद से निकली और कहां पर पहुंच गई है? उरी पहुंच गई है। अब जैसे ये ट्राइबल सेना यहाँ उरी पहुंची तो जैसा राजेंद्र सिंह कह रहे थे बिल्कुल सेम वैसा ही हुआ। हरि सिंह के ज्यादातर सैनिकों ने इस ट्राइबल सेना को उरी सेक्टर के आसपास ज्वाइन कर लिया, अर्थात यहां पर अब से उरी सेक्टर के आसपास ये सेना रहेगी। ठीक है, तो हरि सिंह की सेना ऑटोमेटिकली कमजोर हो चली, और इनकी सेना 10,000 की थी, पहले से ताकतवर थी, और ताकतवर हो चली। अब राजेंद्र सिंह को यकीन हो गया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो काम बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे ही वो सेना मिली तो राजेंद्र सिंह ने हरि सिंह को टेलीकॉम किया और कहा कि आप जम्मू ही रहिए, यहाँ पर आपको आने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, साथ ही साथ में अगर आप कर सकते हैं तो भारत से मदद मांगिए। इसी समय एक व्यक्ति थे मेनन साहब, मैंने आपको बताया है ये मेनन अब पंडित नेहरू के साथ कार्य कर रहे हैं और साथ ही साथ में पटेल के साथ कार्य कर रहे हैं। इस समय पर अगर आपको कश्मीर या जम्मू जाना था तो वहां पर कोई सड़क परिवहन नहीं था, आपको बाय एयर ही आप लोग जा सकते थे, यानी कि हवाई जहाज के थ्रू ही आप लोग कश्मीर पहुंच सकते थे। तो यहाँ पर पटेल और नेहरू ने कहा कि मेनन आप जाओ कश्मीर और वहां की स्थिति का जायजा लो कि क्या वहां पे चल रहा है और किस प्रकार भारत सरकार उनकी मदद कर सकती है। तो मेनन को क्या काम किया गया, मेनन को कश्मीर भेज दिया गया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके। ये भी हवाई मार्ग से कश्मीर पहुंचे तथा स्थिति को देखने लगे। अब इसी बीच में क्या हुआ, ये सेना उरी में आ गई। अब जब ये सेना उरी में आई तब इस समय राजेंद्र सिंह का एक बड़ा रोल रहता है। यहां पर एक पुल था, ये पुल उरी और श्रीनगर को आपस में जोड़ता था। राजेंद्र सिंह ने जब ये सेना यहां पर उरी पहुंचने वाली थी उससे पहले ही इस पुल को उड़वा दिया, अर्थात अब उरी और श्रीनगर का संपर्क कट चुका है। इस वजह से, हालांकि इसमें राजेंद्र सिंह की मृत्यु भी हो गई, ये शहीद हो गए इसमें। इस वजह से अगर देखा जाए तो यहां पर ये जो ट्राइबल सेना है ये 2 दिन रुकने के लिए मजबूर हो गई, और यही 2 दिन भारत और कश्मीर के भविष्य को बदलने वाले थे। क्योंकि अगर 2 दिन यहां पर सेना नहीं रुकती राजेंद्र सिंह की वजह से तो शायद कश्मीर भारत का होता ही नहीं, किसी प्रकार का विवाद नहीं होता, वो पाकिस्तान के पास चला गया होता। ये राजेंद्र सिंह की बड़ी भूमिका यहाँ पर निभा कर। अब मेनन को लगने लगा कि भैया राजेंद्र सिंह भी चले गए हैं तो स्थिति और खराब होने वाली है, इसलिए ऐसा किया जाए हरि सिंह से बात की जाए। अब यहाँ पर ये हरि सिंह से बात करने के लिए आया। हरि सिंह ने फिर से वही जवाब दिया कि सोचेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अब वीपी मेनन उसी दिन वापस लौटे यहाँ पर दिल्ली, और वापस लौटकर इन्होंने एक सभा की, मीटिंग हुई। मीटिंग में एक तरफ पटेल बैठे हुए थे, एक तरफ पंडित नेहरू बैठे हुए थे, एक तरफ हमारे सर माउंटबेटन बैठे हुए थे और एक तरफ मेनन बैठे हुए थे। मैंने कहा कि कश्मीर की स्थिति बेहद खराब है, आप हमको मदद करनी चाहिए, भारत को मदद करनी चाहिए। हरि सिंह ने प्रस्ताव किया है कि मदद की जाए। पंडित नेहरू और शायद पटेल इस बात के लिए एग्री थे कि भारत मदद करे कश्मीर की, परंतु माउंटबेटन यहाँ पर ये कहने लगे कि आप लोग मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक राजा हरि सिंह ने एक्सेशन पर साइन किए ही नहीं है, यानी विलय पत्र पर साइन नहीं किए, और जब तक हरि सिंह विलय पत्र पर साइन नहीं करेंगे तब तक वो भारत का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और अगर आपने बिना भारत के हिस्से पर अटैक कर दिया या फिर वहां पर अपनी सेना भेज दी तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते क्योंकि यूएनओ उस समय तक बन चुका है। आप सभी जानते हो यूएन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठित हो चुका है, इसलिए माउंटबेटन ने यहाँ पर मना कर दिया। और इसका आधार क्या रखा कि अभी तक हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन नहीं किए। तो यहाँ पर इन तीनों का जोर अब इस बात पे चला गया कि हरि सिंह किस प्रकार से विलय पत्र पर साइन करेंगे।
यहाँ पर हरि सिंह के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय कश्मीर के, जिनका नाम था महर चंद्र महाजन। आगे चलकर यही महर चंद्र महाजन सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। बड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, विद्वान थे, हिमाचल के रहने वाले थे बेसिकली। तो इनकी मदद ली जाएगी, महर चंद्र महाजन। अब यहाँ पर महर चंद्र महाजन की मदद ली जाएगी, किस लिए? ये मेनन को दोबारा से जम्मू एंड कश्मीर भेजा गया, ये महर चंद्र महाजन के साथ मिले और ये दोनों के दोनों पहुंचे हरि सिंह के पास। ये हरि सिंह के पास जाकर कहने लगे कि हरि सिंह देखिए, अब उरी से भी सेना चल पड़ी है और वे किसी भी वक्त आपके जम्मू एंड कश्मीर में पहुंचते होंगे, इसलिए आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। हरि सिंह ने तब भी इन बातों को टाल दिया। जैसे हरि सिंह ने इन बातों को टाला तो मेनन और महाजन जो है वापस दिल्ली आ गए और इस बात की सूचना पटेल और पंडित नेहरू को भी दी गई। परंतु इस कड़ी में एक मोड़ तब आया जब ये सेना बच्चों पूरी तरह से अराजक हो गई और 25 अक्टूबर 1947 की बात मैं कर रहा हूं। 25 अक्टूबर 1947 में ये सेना बारामूला पहुंची और जैसे ये सेना बारामूला पहुंची तो वहां पर, आप लोगों को पता है बारामूला 50 किलोमीटर श्रीनगर से, जैसे ये ट्राइबल सेना 25 अक्टूबर 1947 को बारामूला पहुंची तो वहां पर जाकर इन्होंने इतनी बर्बरता दिखाई जिसकी कोई हद नहीं। ये वहशी हो चुके थे पूरी तरह से, इनके बीच में अराजकता फैल चुकी थी, अर्थात कोई शासन नहीं करने वाला था इनके बीच में, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। यहाँ पर इस घटनाक्रम को बहुत सारे टीवी सीरियल्स ने, बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने और किताबों ने इस घटनाक्रम को दर्शाया है। बारामूला के लोग आज तक इस घटना को याद करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ये वहशी दरिंदे इतने ज्यादा प्रभावी हो चले थे कि बारामूला में केवल और केवल 1/3 पॉपुलेशन रह गई थी जब ये यहाँ से चले, अर्थात 2/3 जनसंख्या को इन्होंने बारामूला की समाप्त कर दिया था। ये इतने बड़े दरिंदे थे कि इन्होंने नर्स जो वहां पर थी और जो नन्स थी वहां पर, उनके साथ गैंगरेप किए, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी गैंगरेप इन्होंने किया। बड़ा बर्बरता दिखाई, पूरी तरह से बारामूला को नष्ट कर दिया। इसके बाद हरि सिंह को अकल आई, क्योंकि ये सारी खबर पहुंच रही थी हरि सिंह के पास। अब हरि सिंह को अकल आई, तभी यहाँ पर हरि सिंह ने कहा कि आप मेनन और महर चंद महाजन मुझसे मिलने आइए। तो ये मेनन और महर चंद महाजन दोनों के दोनों मतलब हवाई जहाज से पहुंचे हरि सिंह के पास। और जैसे ही हरि सिंह के पास पहुंचे तो इन्होंने कहा कि देखिए हरि सिंह, बारामूला में सेना ने किस प्रकार का कहर बरसाया है, तो आप ऐसा कीजिए, अगली बार ये श्रीनगर को चारों ओर से घेर लेगी और श्रीनगर में भी इसी प्रकार से करेगी जैसे बारामूला में किया है। तो आप ऐसा कीजिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, आपके पास इसके अलावा कोई चारा बचा ही नहीं है। अब हरि सिंह ये कहने लगे कि अगर मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दूंगा तो क्या आप लोग हमारी सहायता कर पाओगे? तो मेनन और महरचंद महाजन ने इस बात का इनको विश्वास दिलाया कि हम बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, अब ये सब काम हो रहे थे। अब इसी बीच में क्या हुआ, यहां पर टाइम आ गया है 26 अक्टूबर 1947 का। देखिए सब कुछ सितंबर और जनवरी के बीच में चल रहा है। अब टाइम आ गया 26 अक्टूबर 1947। 25 अक्टूबर 1947 को जो सेना है उसने श्रीनगर को घेर रखा है और ये टाइम है 26 अक्टूबर 1947 की शाम का, इवनिंग का। इस समय क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1947 को मेनन जो है वो मना रहे थे हरि सिंह को ताकि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। इस बात के लिए हरि सिंह राजी हुए। तभी यहाँ पर महरचंद महाजन और मेनन दोनों वापस दिल्ली आए। इन्होंने यहाँ से विलय पत्र लिया और विलय पत्र लेकर सीधा हरि सिंह के पास पहुंचे। हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को शाम को इस विलय पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अर्थात ये तारीख इतिहास में लिखी गई कि जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे भारत के साथ विलय कब हुए, तो 26 अक्टूबर 1947 के साथ। ठीक है, हरि सिंह ने अपनी सहमति जता दी कि हम लोग किसके साथ विलय होंगे, तो भारत के साथ हम लोग विलय होंगे। ठीक है, अब इसी समय क्या हुआ,
यहां पर हस्ताक्षर हो गए। अब ये हस्ताक्षर का जो विलय पत्र है, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि हरि सिंह इस प्रकार से विलित नहीं हुए थे, उन्होंने कुछ विशेष अधिकार रखे थे जम्मू कश्मीर के लिए। उन्होंने कहा था कि जब विशेष अधिकार मुझे मिलेंगे तभी मैं यहां पर शामिल हो पाऊंगा। तो ऐसा नहीं था। क्यों ऐसा नहीं था? क्योंकि जैसे दूसरे लोगों के लिए विलय पत्र थे, सेम वैसा ही विलय पत्र जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी रखा गया था। कुछ भी अलग नहीं था। हालांकि मैं कहूंगा कि विलय पत्र की भाषा भी अलग नहीं थी। सिर्फ राजा को दो काम करने होते थे। एक तो अपना नाम लिखना होता था विलय पत्र पर, बहुत बड़ा सा नाम लिखते हैं ये। दूसरा, डेट भरनी होती थी। डेट है 26 अक्टूबर। यहां तक कि ईयर भी लिखा हुआ था, उसमें प्रिंट था बिल्कुल 1947। बस आपको 26 अक्टूबर लिखना है और नीचे अपने सिग्नेचर करने होते थे। इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं करना उस विलय पत्र में। और सभी रियासतों को वही सेम विलय पत्र दिया गया है और कुछ भी नहीं दिया गया है। इसमें यहां पर इन्होंने कहा कि देखो हरि सिंह, मैं आपको मोटी मोटी सी बात बता देता हूं बच्चों, आप लोगों को। इन्होंने कहा कि और सारे अधिकार तो आपके पास रहेंगे, लेकिन भारत सरकार के पास आपके 3 अधिकार चले जाएंगे। जो विदेश मामले हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर के राजा के पास नहीं रहेगा, वो भारत सरकार के पास चला जाएगा। जो संचार के मामले हैं, संचार जैसे कि सेना का लड़ाकू विमान कहां से कहां, या फिर और जो संचार के साधन हैं, वो सारे केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। और साथ ही साथ में यहां पर रक्षा का मामला जो है वो भी किसके पास चला जाएगा? तो केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। तो ये 3 मामले अगर देखे जाए तो ये तीनों के तीनों केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे, जो इस समय तक हरि सिंह के पास थे। तो 26 अक्टूबर की शाम को हरि सिंह इस पे सिग्नेचर करते हैं और ये फिर जब सिग्नेचर कर देते हैं विलय पत्र पर, तो वीपी मेनन ये वापस आते हैं इस विलय पत्र को लेकर। और इस मीटिंग में 3 जने फिर से शामिल हुए, पटेल, पंडित नेहरू और माउंटबेटन। इस विलय पत्र को आखिरकार तब तक नहीं माना जाएगा जब तक माउंटबेटन इस पे साइन नहीं कर देते। पटेल, पंडित नेहरू और माउंटबेटन। अब यहां पर जब मेनन ने विलय पत्र टेबल पर लाकर रख दिया, तो पटेल और पंडित नेहरू कहने लगे कि अब शायद हमको कश्मीर की मदद करनी चाहिए। लेकिन माउंटबेटन ने यहाँ पर एक एडवाइस रखी और एडवाइस देते हुए कहा कि शायद हमको मदद करनी चाहिए। चलिए वो तो ठीक है, हमारा मुद्दा सोल्व हो गया, लेकिन मैं इस पे साइन तो कर देता हूँ, लेकिन मेरा मानना है, मेरी एडवाइस है। माउंटबेटन एडवाइस दे रहे हैं। देखिए, माउंटबेटन ने कहा कि मेरा ये मानना है कि आप लोग जब वहां पर शांति हो जाए तो एक जनमत संग्रह करवा लीजिएगा, और जनमत संग्रह से जो भी चीज निकल के आएंगी उस हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई कर लेंगे। तो यहां पर ये एडवाइस रखी माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और पटेल के सामने। इस बीच 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह वहां के जो राजा थे वे साइन कर चुके थे विलय पत्र पे, और 27 अक्टूबर की सुबह 1947 को साइन कर दिए माउंटबेटन ने। तो विलय पत्र यानी कि आज से जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से विलय हो गया, भारत में मिल गया, एक्सेशन पर साइन हो गए। अच्छा, यहाँ पर हरि सिंह का एक बड़ा बढ़िया सा वक्तव्य चलता है कि हरि सिंह अपने गार्ड को बुलाए और कहने लगे, 26 अक्टूबर की रात की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने कहा कि देखो कि अगर सुबह खबर नहीं आई कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है तो तुम मेरी ये पिस्टल रख लो, और अगर ये खबर नहीं आई तो मुझे सुबह शूट कर देना, ये मुझे उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है सुबह। लेकिन यहाँ पर पंडित नेहरू और पटेल ने हरि सिंह को निराश नहीं किया, और सुबह ही हमारी सेना, देखिए कश्मीर को, श्रीनगर को ट्राइबल सेना ने चारों ओर से घेर रखा है, और इसी बीच में हमारी सेना वहां पर एंट्री कर जाती है, और हमारी सेना का स्वागत करने आते हैं कौन? तो शेख अब्दुल्ला। यहां पर अगर देखा जाए तो शेख अब्दुल्ला और साथ ही साथ में दूसरी जो जितने भी सैनिकों की मदद करने का काम है वो सब शेख अब्दुल्ला तथा उसके समर्थकों ने किए। अब ये कहां से आ गए? तो जेल में थे, क्योंकि हरि सिंह, याद करो मैं आपको बताया था कि हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डलवा दिया था। लेकिन पंडित नेहरू जो थे,
क्योंकि वे शेख अब्दुल्ला के करीबी माने जाते हैं, इसलिए पंडित नेहरू ने हरि सिंह को कहा कि इनको रिहा कर दीजिए आप। तो उनके कहने पर शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ी रोचक बात है कि शेख अब्दुल्ला भारत की सेना के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। इससे पता चलता है कि ये पाकिस्तान की सेना के साथ बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको देख लिए अब तक। अब आगे देखते हैं। इसी बीच यहाँ पर युद्ध हुआ, ट्राइबल सेना और भारतीय सेना के बीच में युद्ध हो रहा है। मैं पानी पी लूं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, अब जैसे यहाँ पर एक्सेशन हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का विलय हुआ, तो सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगेगी? सबसे ज्यादा मिर्ची लगने वाली है जिन्ना को। अब जिन्ना ने कहा कि भैया मैं इस विलय को मानता ही नहीं हूं, जबरदस्ती विलय करवाया गया है, बिल्कुल बेकार है ये विलय, मैं मानता ही नहीं इस विलय को। ऐसा जिन्ना की प्रतिक्रिया रही। जिन्ना ने अपने यहाँ पर बहुत सारे कार्य किए कि मैं भारत को बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, जम्मू कश्मीर मेरा होगा, हमारा होगा। इसने यहाँ पर अपने कमांडर इन चीफ को बुलाया और उनको कहने लगा कि, उनका नाम था जनरल ग्रेसी, उनको बुलाया और कहने लगा कि आप भारत पर हमला कर दीजिए। जनरल ग्रेसी ने कहा कि जब तक हमको सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर नहीं मिल जाता तब तक हम हमला कर ही नहीं सकते, तो इसलिए पहले आप लोग सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर दिलवाइए, तब हम लोग हमला करेंगे। अब सुप्रीम कमांडर कौन था पाकिस्तान की सेना का? तो जनरल ओक्विन थे। इनको जिन्ना ने तलब किया, बुलाया अपने पास, गवर्नर जनरल की पोस्ट पे थे, बड़ा ओहदा होता है। तो ओक्विन ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग हमला नहीं कर सकते क्योंकि ट्राइबल सेना उधर से जा रही है और उधर से भारतीय सेना आ रही है, और हमें जानकारी मिली हुई है कि 26 अक्टूबर की शाम को हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किए हैं और 27 को हमारे माउंटबेटन ने भी वहां पर साइन किए हैं। तो इसलिए हमारी जानकारी के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर भारत में विलय हो चुका है, इसलिए यहाँ पर युद्ध करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, उधर भी कमांडर इन चीफ हमारे हैं, अंग्रेजी हैं, और इधर भी अंग्रेज हैं, तो हम अपने आप के चक्कर में अपने रिसोर्सेज को क्यों खराब करें, हम अपने सैनिकों को क्यों मरवाएं? तो इसलिए युद्ध की तो बात भूल जाइए आप। तो माउंटबेटन जिन्ना यहाँ पर युद्ध तो करवा नहीं सके, इसलिए जिन्ना ने यहाँ पर दूसरी एक कार्रवाई की। जिन्ना ने माउंटबेटन को एक पत्र लिखा और पत्र में कहा गया कि मैं आप लोगों से लाहौर में मिलना चाहता हूँ, हम एक मीटिंग करना चाहते हैं लाहौर में, उसमें आप आ जाइए, मैं आ जाऊंगा और पंडित नेहरू को भी लेते आइएगा। अर्थात उसमें 3 पक्ष आने थे, एक तो जिन्ना आना था, एक पंडित नेहरू जाने थे और एक माउंटबेटन जाने थे। ये पत्र माउंटबेटन को मिला। अब क्योंकि उसमें पंडित नेहरू भी जाने हैं, इस वजह से उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई चलोगे कि नहीं। तो यहाँ पर फिर से एक मीटिंग हुई, दोबारा से मीटिंग हो गई। इसमें पटेल थे, पंडित नेहरू और माउंटबेटन। अच्छा, पटेल जो थे थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे, पंडित नेहरू का ठीक ठाक था कि भाई चलो कोई नहीं, हो जाता है, ऐसा भी होता रहता है। अब माउंटबेटन ने कहा कि ऐसे ऐसे लाहौर में जिन्ना के पास जाना है, उसका न्योता आया है, पंडित नेहरू को बुला रहा है। तो पटेल ने कहा कि हम क्यों जाएं, भाई उसको जरूरत है तो वो आएगा, हम वहां पे क्यों जाएंगे। तो पंडित नेहरू ने मना कर दिया। पंडित नेहरू तो कह रहे थे कि चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाने में, लेकिन पटेल गुस्सा स्वभाव के थे, उन्होंने कहा कि नेहरू तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इसी कारण, क्योंकि 13 साल बड़े थे पटेल जी पंडित नेहरू से, तो इसी कारण पंडित नेहरू लाहौर नहीं गए। हालांकि पंडित नेहरू को नहीं गए तो माउंटबेटन तो जाएंगे। तो माउंटबेटन और जिन्ना के बीच में लाहौर में बातचीत हुई, और इस लाहौर में बातचीत में कहा गया जिन्ना के द्वारा, क्योंकि जिन्ना के सपने में तो जम्मू एंड कश्मीर आता था, वो इसके हाथ से चला गया, अब दिक्कत तो इसको होगी। तो जिन्ना ने माउंटबेटन को कहा कि मैं इस विलय को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता और आप वहां पे जनमत संग्रह करवा लीजिए, जैसा कि कहां पर हुआ है, जूनागढ़ में हुआ है। तो माउंटबेटन ने कहा कि मेरी बात हो चली है, हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, मैंने पंडित नेहरू को और पटेल को कह भी दिया था, एडवाइस के रूप में कहा था कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक होने पर जनमत संग्रह करवा लीजिएगा। तो जिन्ना ने कहा कि ठीक है, आप लोग ठीक है, जो भी है विलय हुआ है नहीं हुआ, इस बात को खैर मैं मानता नहीं हूं, लेकिन जनमत संग्रह अवश्य होना चाहिए।
यहां पर इस बात पर जोर दिया जिन्ना ने। अब इसी बीच 2 नवंबर की बात है 1947। 2 नवंबर 1947 में क्या हुआ, तो नेहरू ने एक भाषण में कह दिया कि जैसे स्थिति कंट्रोल में होगी तो हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में एक जनमत संग्रह करवाएंगे। यहां से कहा जाता है कि यहां से जो बात थी वो हाथ से निकल गई, क्योंकि जनमत संग्रह की बात थी तो अब ये हाथ से चल जा रही है। ठीक है, अब नेहरू ने जैसे यहां पर इस बात की चर्चा की तो राजनीतिक गलियारों में ये बात बहुत तेजी से फैलने लगी कि अब क्या हो रहा है और क्या होगा। ठीक है, अब यहां पर इस बात का अंदेशा पटेल को भी था और साथ ही साथ में नेहरू को भी था कि इस समय पर हालात बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि नेहरू ने, ऐसा कहा जाता है, खैर नेहरू ने पटेल से बिना पूछे इस बात को भाषण में कह दिया था।